हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री से थर्ड चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ओके, इस चैप्टर में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के मीनिंग को समझेंगे और हम लोग एंशिएंट टाइम से लेके मॉडर्न पीरियड तक देखेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस डेवलप हुआ है। आज जो हम लोग ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड देख रहे हैं, जहाँ पे दुनिया के सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और दुनिया के सभी देशों के बीच में फ्लो देख रहे हैं, हम लोग फ्री फ्लो देख रहे हैं, चाहे वो गुड्स का हो, कैपिटल का हो, आइडियाज़ का हो। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आज जो ये इंटरकनेक्टिविटी पूरे दुनिया के सभी देशों में है, वो इंटरकनेक्टिविटी, वो रिलेशन किस प्रोसेस से डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है। क्या ये रिलेशन, क्या ये कनेक्टिविटी एंशिएंट टाइम में भी एग्जिस्ट कर रही थी दुनिया के सभी देशों के बीच में, या ये मॉडर्न टाइम में किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पास्ट में जाके ट्रेस करेंगे। ठीक है ना। तो हम लोगों का ये टॉपिक, हम लोगों का ये चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये स्टार्ट हम लोग करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक नंबर 1 है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, देखिए द प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी हम लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें 16-17 सेंचुरी के बाद जो हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग उससे पहले के वर्ल्ड को भी देखते हुए चलेंगे। हम लोग एंशिएंट की बात करें या फिर प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें। ठीक है, हम लोग ग्लोबलाइजेशन टर्म को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग ना ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने की बात करते हैं, देखिए जब नॉर्मली हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं तो हमारा सेंस होता है कि रिसेंट 50 ईयर्स में जो प्रोग्रेस हम लोग देख रहे हैं, globalization refers to interconnectivity among nations in recent 50 years. ओके, पिछले 50 सालों में हम लोगों ने देखा है कि दुनिया के सभी देश आपस में इंटरकनेक्टेड हुए हैं। अगर हम इनको डिफाइन करने या एक प्रोसेस के तौर पे देखते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज सिंपली अ प्रोसेस which reduced geographical distance and brought different countries together for mutual advantage, mutual benefits by virtue of free flow of trade, people, idea, information, cultural कल्चरल एक्सचेंज etc। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं ना कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो सिंपली ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ज्योग्राफिकल डिस्टेंस अमॉन्ग वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विच promotes फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडिया, पीपल, कल्चर्स एंड समटाइम्स इवन डिजीजेज। देखिए ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने दुनिया के सभी विभिन्न देशों के बीच की जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, उसको कम करने का काम किया है और ट्रेड में जो भी बैरियर थे, जो भी रुकावटें थी, उसको रिड्यूस किया है। ठीक है ना। हम लोग ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में क्या देखते हैं कि दुनिया के देशों को इसने आपस में इंटरकनेक्ट किया है और इसने फ्लो ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडिया, पीपल, कल्चर, उनको प्रमोट किया है। और साथ ही साथ देखिए ट्रेड, कैपिटल का फ्लो हो, गुड्स का फ्लो हो, लोगों का माइग्रेशन हो, इन सब के अलावे ना बीमारियों का भी फ्लो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग इसके बारे में भी पास्ट में देखेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, प्री मॉडर्न वर्ल्ड को हम लोग स्टार्ट करते हैं सिल्क रूट से समझते हुए। देखिए जब हम लोग बात ना सिल्क रूट की करते हैं ना, आप ना टॉपिक 1.1 देखिएगा। जब हम लोग बात सिल्क रूट की करते हैं तो हमारा मतलब होता है, सिल्क रूट ना एक्चुअली बहुत सारे रूट्स थे। सिल्क रूट्स में चाहे लैंड रूट्स हो या सी रूट्स हो, तो देयर वर वेरियस रूट्स विच कनेक्टेड एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, एंड these routes collectively were known as silk routes। okay, so silk routes were various routes which connected Asia, Africa and Europe through land and water। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं सिल्क रूट ना क्रिश्चियन एरा से पहले भी सिल्क रूट का एविडेंस हमें दिखाई देता है। ठीक है ना। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की ही बात करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया का ट्रेड ना वेस्ट एशिया से था। सो देयर आर क्लियर एविडेंसेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सिल्क रूट्स बिफोर क्रिश्चियन एरा एंड दीज रूट्स थ्राइव टिल द 15th सेंचुरी। सिल्क रूट के ना एविडेंस हमें क्रिश्चियन एरा से पहले भी मिलते हैं और ये जो एंशिएंट सिल्क रूट्स थे ये 15th सेंचुरी तक काफ़ी ज़्यादा थ्राइविंग कंडीशन में थे, काफ़ी पॉपुलर थे। ये जो रूट हम लोग देखते हैं ना सिल्क रूट, एक्चुअली क्या है ना, इज इन रूट्स के थ्रू इंडिया से कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस ट्रेवल करते थे यूरोप की तरफ। यहाँ से फ्लो होता था, यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया से कॉटन, स्पाइसेस ले जाते थे, चाइना से सिल्क ले जाते थे। तो सिल्क यहाँ से ट्रेवल करता था, सिल्क का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था एशिया से यूरोप
के लिए, इसलिए इस रूट का नाम ही पड़ गया सिल्क रूट। ओके, सो दीज रूट्स आर नेम्ड आफ्टर सिल्क, सिल्क रूट्स आर नेम्ड आफ्टर सिल्क विच वर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम एशिया टू यूरोप। चीज़ें ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ना कि ये जो सिल्क रूट है, यहाँ पे ना हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि सिल्क के अलावे इंडिया से स्पाइसेस, कॉटन, रॉ मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट होते थे। इन सब के अलावे अगर आप देखोगे ना तो आइडिया और कल्चर भी एक्सचेंज होते थे। देखिए, गुड्स के अलावे ना यूरोप टू एशिया और अफ्रीका, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि रिलीजन और कल्चर भी ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे गुड्स के अलावे आइडिया, कल्चर भी एक जगह से दूसरे जगह पे फ्लो कर रहे हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सबसे पहले पोर्टुगीज इंडिया में आए थे, ठीक है। पोर्टुगीज इंडिया में आए, उनके साथ साथ यूरोप से मिशनरीज भी आए इंडिया में, जो क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने इंडिया में आए, ठीक है। हम सेम वे में देखते हैं कि अरब साइड से मुस्लिम इन्वेडर होंगे, उनके बाद वहाँ से मुस्लिम प्रीचर्स हुए जो इंडिया में आए और इस्लाम को उन्होंने प्रोपेगेट किया, इस्लाम का प्रचार किया। वहीं हम लोग अपने इंडिया में देखते हैं ना, तो हमारे इंडिया में बुद्धिज़्म और ओरिजिन हुआ है। और इंडिया में हम लोग देखते हैं तो इंडिया से खास तौर पे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चलते हैं, ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क यहाँ से जाते हैं, ठीक है। जैसे श्रीलंका में आप देखते हो बुद्धिस्ट नेशन है, जापान, चाइना, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, तो इस तरफ भी तो बुद्धिज़्म पहुँचा है ना, और इंडिया से ही पहुँचा है। तो हमारे पास ये सबूत है कि गुड्स के अलावे धर्म भी ट्रैवल करते हैं। आइडिया, रिलीजियस आइडिया और कल्चर भी एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं सिल्क रूट के थ्रू। अब अगर हम लोग ना देखिए, हमने ये देखा है ना कि गुड्स का ट्रेड होगा, कल्चरल भी एक्सचेंज होते हैं। एक ना आप स्टेटमेंट देखते हो, आप लोग पहले ही पेज पे, सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड, ये टॉपिक ना आप एक स्टेटमेंट देखते हो यहाँ पे, ट्रेड एंड कल्चर एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, कि ट्रेड और कल्चर हमेशा साथ साथ चलते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसको जस्टिफाई कीजिए। तो आप ना ये जो पॉइंट हम लोगों ने देखा है रिलीजियस फ्लो का, रिलीजियस आइडिया के फ्लो का, तो यहाँ पे इस पॉइंट के थ्रू आप आंसर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फूड ट्रेवल्स, स्पैगेटी एंड पोटैटो, कि देखिए जैसे हम लोगों ने क्या देखा है कि रिलीजियस आइडिया भी एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो करते हैं, गुड्स तो कर ही रहे हैं, पीपल भी कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ देखिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी जो फूडिंग हैबिट है वो भी ट्रैवल करती है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, आज हम सभी ना घर में नूडल्स खाते हैं, ठीक है ना। ये जो नूडल्स है ना, ये यूरोप में चाइना से पहुँचा था, ठीक है। नूडल्स हम लोग सभी खा रहे हैं अपने घर में, बहुत कॉमन, हमारे यहाँ पे भी कॉमन फूड में शामिल है नूडल्स। और ये नूडल्स आप देखोगे ना हिस्ट्री में, तो ये चाइना से यूरोप में गया था, और जहाँ पे इसको स्पैगेटी बोलते थे, ठीक है। तो नूडल्स या स्पैगेटी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूरोप में एशिया से गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं ना पास्ता की, तो ऐसा मानते हैं कि पास्ता जो है ना 5th सेंचुरी में अरेबियन ट्रेडर्स जो थे वो इटली के सिसिली टाउन में ले गए थे। सिसिली सिटी है इटली में, पोर्ट सिटी है, तो अरेबियन ट्रेडर्स वहाँ पे पास्ता ले गए थे। और पास्ता का एविडेंस ना हमारे इंडिया और जापान में भी मिलता है। तो पास्ता के बारे में कट क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि इसका ओरिजिन कहाँ है, लेकिन हमें ये सबूत मिल रहा है कि पास्ता वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में यूज हो रहे थे, पॉपुलर फूड में था। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो बहुत सारे चीज़ें जो हमारे किचन का एक इंटीग्रल पार्ट है आज की डेट में, जैसे आलू हो गए, टमाटर हो गए, मिर्ची हो गए, पोटैटो, टोमेटोज, मेज, सोया, चिलीज, तो ये सब भी ना यूरोप से इंडिया में आए, पुर्तगीज के थ्रू इंडिया में आए हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड आइटम्स भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं और लोगों के लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग ना ये देख रहे हैं कि ट्रेड हो रहा है, ट्रेड के साथ साथ जो ट्रेड आइटम्स हैं, गुड्स हैं, उनके साथ साथ रिलीजियस आइडियाज़ भी, कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा है, साथ ही साथ फूडिंग हैबिट्स भी, फूड आइटम्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। और अब ना इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग एक और देखते हैं कि डिजीज भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रहे हैं। टॉपिक नंबर 1.3 को देखते हैं हम लोग, और टॉपिक नंबर 1.3 क्या है हमारा, कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या है ना कि कैसे किसी कंट्री के, किसी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री या किस वर्ल्ड के किसी एक पार्ट पे उन्होंने कंट्रोल किया है पावर के थ्रू, और वहाँ
लोगों का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ये देखेंगे डिजीजेज ने कैसे वर्ल्ड को यूनाइट किया है, या कैसे एक लिंक में दुनिया के अलग अलग पार्ट को आपस में कनेक्ट किया है डिजीजेज ने और ट्रेड ने, ठीक है। तो टॉपिक नंबर 1.3, कॉन्केस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो यूरोपियन सेलर्स थे, दे डिस्कवर्ड सी रूट फ्रॉम यूरोप टू एशिया एंड अमेरिका। यूरोपियन सेलर्स ही यूरोप से एशिया आए थे सी रूट से, यूरोपियन सेलर्स ही सी रूट से अटलांटिक ओशन के थ्रू अमेरिका को डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है। जब ये नए सी रूट्स आएंगे ना, तो इससे क्या होगा, जियोग्राफिकल डिस्टेंस थोड़ा कम होगा और लोगों का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। जब नए नए सी रूट्स डिस्कवर होंगे तो जियोग्राफिकल डिस्टेंस थोड़ा कम होगा। वैसी जगह जिनके बारे में यूरोपियन वर्ल्ड को पता नहीं था, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया गया, उसको भी डिस्कवर किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, हम बात करेंगे अमेरिका की। देखिए, अमेरिका ना उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं था। अमेरिका की खोज 1492 में कोलंबस ने की है, ये आपको पता है। जब बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका बहुत वास्ट मैदान था, बहुत बड़ा एरिया था और यहाँ की आबादी बहुत कम थी, ठीक है। और यूरोप के साइड में ना ऐसा मानते थे, लोगों के बीच में ना ऐसा एक फेवल्स था, कथा थी, मान्यता थी कि दूर यूरोप से बहुत दूर पश्चिम की तरफ एक धन की नगरी है, सिटी ऑफ वेल्थ है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल डोराडो, ठीक है। तो देयर वाज अ फेवल्स अमंग यूरोपियन दैट इन वेस्ट देयर वाज अ एल डोराडो और फेवल्ड सिटी ऑफ वेल्थ। अमेरिका की खोज हुई है। उससे पहले अमेरिका पूरी दुनिया से कटा हुआ था। जब यूरोपियन सेलर्स को, यूरोपियन ट्रेडर्स को अमेरिका के बारे में पता चला, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थे अमेरिका को लेके, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा रिसोर्स था वहाँ पे, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि जो प्रीसियस मेटल्स हैं, पेरू हो गया, मेक्सिको हो गए, यहाँ के माइंस से काफ़ी कीमती मेटल्स वहाँ पे निकलते थे। तो यूरोपियन ट्रेडर्स उन मेटल्स के कारण यहाँ पे आए अमेरिका की तरफ, अमेरिका को कंकर करने के लिए, जीतने के लिए। जो स्पेनिश ट्रेडर्स थे, उन्होंने ना बीमारियों का सहारा लिया। देखिए वो क्या कर रहे थे कि वो ना लोगों के ऊपर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स छोड़ देते थे, ठीक है। अमेरिका क्या है ना कि दुनिया के हिस्सों से कटा हुआ था, तो अमेरिकन लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी कम थी, जबकि यूरोपियन लोग जो थे, स्पेनिश थे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। तो स्मॉल पॉक्स के जर्म से उन्हें कोई नुकसान नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने अमेरिकन लोगों पे छोड़ा तो बहुत ज़्यादा, लाखों लाख अमेरिकन मारे जाते हैं स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। और पूरा अमेरिका ही खाली हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि द स्पेनिश कॉन्करर्स यूज्ड जेम्स ऑफ स्मॉल पॉक्स टू कॉन्कर अमेरिका इंस्टीड ऑफ कन्वेंशनल मिलिट्री पावर। देखिए, अमेरिका को जीतने के लिए जो स्पेनिश सेलर्स थे, स्पेनिश ट्रेडर्स थे, उन्होंने किसी कन्वेंशनल, पारंपरिक, ट्रेडिशनल हथियार का यूज नहीं किया। हथियार की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया है, स्मॉल पॉक्स के जेम्स, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स के जेम्स के दम पे उन्होंने अमेरिका को जीता है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अमेरिका में ना यूरोप से बहुत तरह से बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट किए, जिसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। जैसे कि हम तो ये तो देख रहे हैं कि अमेरिका के बारे में यूरोप में एक फेवल कथा है, अमेरिका के बारे में लोगों में मान्यता है कि अमेरिका में एल्डोरेडो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है। साथ ही साथ अमेरिका यूरोप में क्या था ना, इस टाइम पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, अशांति थी, दंगे काफ़ी ज़्यादा होते थे। जो भी लोग ना, जो डिसेंटर्स होते थे, जो राजा के ऑर्डर को डिसोबे करते थे या चर्च के ऑर्डर को डिसोबे करते थे, तो उनको प्रोसिक्यूट करने का ऑर्डर होता था और वो पनिशमेंट से बचने के लिए यूरोप से दूर भाग जाते थे। तो वैसे लोग ना यूरोप से अमेरिका की तरफ जाने लगे। देखिए, लोगों में जो अनएम्प्लॉयड थे, वो जो रोजगार के लिए नए मौके की तलाश में यूरोप से अमेरिका गए। जो डिसेंटर्स थे, वो पनिशमेंट से बचने के लिए, प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए अमेरिका गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यूरोप से भी बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। और हम लोग अगर इस टाइम पे बात करते हैं ना अपने इंडिया और चाइना की, तो इंडिया और चाइना की कंडीशन इस टाइम तक बहुत अच्छी कंडीशन थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि 14th-15th सेंचुरी के बाद ना, 15th सेंचुरी के बाद खास तौर पे चाइना ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। दुनिया 15th सेंचुरी के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि चाइना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है, आइसोलेट कर लेती है, दुनिया से अलग करना शुरू कर देती है। और अमेरिकन जो है ना, उस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि अमेरिकन एक नए सेंटर के रूप, एक ट्रेड सेंटर के रूप में अमेरिका इवॉल्व होता है। अमेरिका दुनिया का एक मेन ट्रेड सेंटर, या जो यूरोपियन सेलर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उनके लिए अमेरिका एक हॉट स्पॉट बन गया, एक अट्रैक्शन का सेंटर बन गया था।
तो हम लोग ना इस चैप्टर के टॉपिक 1 को मैं उम्मीद करता हूँ कि अब अच्छे से समझ चुके हैं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटो एंड कॉन्क्वेस्ट, डिजीजेज एंड ट्रेडेड। ये 4 टॉपिक हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।